दोस्तों नमस्कार। अभी अभी बीएसपी की तरफ से यानी मायावती की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को दोनों ही बड़े पदों से मुक्त कर दिया है और ये ट्वीट करके लिखा है कि जब तक आकाश आनंद में मैच्योरिटी नहीं आ जाती, परिपक्व जब तक नहीं हो जाते, तब तक उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से मुक्त किया जाता है और जो हमने उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था उससे भी हम उन्हें वापस लेते हैं। अब जरा मैं पीछे चलता हूं कि आकाश आनंद के साथ इस तरह का वाकया क्यों हुआ, आकाश आनंद का अपराध क्या था, क्या मायावती किसी के दबाव में है या मायावती बहुत सधी हुई राजनीति कर रही है, या मायावती के लिए सबके लिए मूल्य समान है। क्योंकि आपको याद होगा इसके पहले एक और सज्जन जिन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया था पार्टी का और उन्हें यह माना जा रहा था कि बीएसपी के अगले उत्तराधिकारी के रूप में वो हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी इसी तरह की बात कर दी थी तो उन्हें भी पदमुक्त कर दिया था। और जब आकाश आनंद ने अपनी कैंपेन शुरू की थी उसी समय आकाश आनंद जिस तरह की बात कर रहे थे, जिस तरह के शब्दों को इस्तेमाल कर रहे थे, उस समय बीएसपी के बहुत सारे लोग ये सवाल उठाने लगे थे कि क्या मायावती भी अपने भतीजे पर कोई एक्शन लेंगी, क्या आकाश आनंद को भी वो पदमुक्त करेंगी। और ये जो फैसला है शायद उसी के मद्देनजर है। लेकिन क्या मायावती ने ये फैसला जो आज लिया है वो बहुजन समाज के हित में है, या ये फैसला थोड़ा जल्दबाजी में है? क्या ये फैसला कहीं दबाव में तो नहीं है? क्योंकि आकाश आनंद ने भले ही थोड़ा आक्रामक बोला हो, थोड़ी जबान फिसल गई हो, लेकिन एक नौजवान जब अपने समाज की प्रताड़ना देखता है, जब अपने समाज की दुर्गति देखता है, उसका शोषण देखता है, तो जाहिर तौर पर उसके भीतर से वो एग्रेशन, वो गुस्सा भी निकलता है। आकाश आनंद का गुस्सा स्वाभाविक था। आकाश आनंद ने सीतापुर में जो बात कही, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी के लिए खराब हो, भारतीय जनता पार्टी पर जिस तरह से हमला किया था उन्होंने, आकाश आनंद ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग सुन ले, अगर उसे मेरी बात अगर तीखी लगती हो तो फिर वो जो चाहे वो करे, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को आतंकवादी कहने से वापस नहीं हटूंगा। इतना तीखा हमला शायद राहुल गांधी ने भी नहीं किया भारतीय जनता पार्टी पर। इतना तीखा हमला करने की हिम्मत उद्धव ठाकरे को भी नहीं हुई, अरविंद केजरीवाल को भी नहीं हुई। लेकिन एक नौजवान जो मायावती का असली उत्तराधिकारी अगर कोई हो सकता है एग्रेशन के मामले में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो पार्टी के उत्तराधिकारी हो सकते हैं, लेकिन मायावती ने अपनी राजनीति के शुरुआती दौर में जब वो कांशीराम जी के साथ मूवमेंट में थी, उस समय जिस तरह का एग्रेशन आता था, पहली मुलाकात ही कांशीराम जी से जो उनकी हुई, कांशीराम जी ने जिस वजह से मायावती को पहचाना और उनके घर पहुंचे, वो वजह वही एग्रेशन था। वो युवा लेडी जिसने राजनारायण के माइक को छीन लिया था, क्योंकि राजनारायण ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पर एक टिप्पणी कर दी थी, एक ऐसी टिप्पणी जो अब अपमानजनक थी, जिसको नहीं सहन कर पाया मायावती ने, और मायावती ने वो माइक छीन लिया था। ये खबर जब पहुंचती है कांशीराम जी तक, अखबार जब वो पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि एक लड़की दलित समाज की जिसने राजनारायण जैसे नेता का माइक छीन लिया, डॉक्टर अंबेडकर के लिए अपमानजनक शब्दों पर, कांशीराम उस नौजवान लड़की का घर खोजते खोजते मायावती के घर पहुंच गए। मायावती के पिता को कहा कि आपकी ये लड़की हमको चाहिए सोशल मूवमेंट के लिए, इसे हम राजनीति में लेकर के आएंगे, इसे आगे बढ़ाएंगे, इसमें मादा है। और जो मायावती सिविल सर्विस की तैयारी कर रही थी,
कांशीराम ने कहा कि हम तो तुमको वो बनाना चाहते हैं कि तमाम सिविल सर्वेंट तुमको सैल्यूट करें। वहां से मायावती का सफर शुरू होता है कांशीराम जी के साथ, और वो सफर पैदल यात्राओं में, साइकिल यात्राओं में, और कई बार तो कार के पीछे खड़े होकर के, टंग करके, लटक करके लोगों के बीच में। और जिस तरह की भाषा वो बोलती थी, ब्राह्मणवाद के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ, सवर्णवाद के खिलाफ, डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को सामने रखती थी, वो मायावती का एग्रेशन आज आकाश आनंद में दिखाई पड़ता है। इसलिए मैंने कहा कि उस परंपरा का अगर कोई उत्तराधिकारी मायावती के इर्द गिर्द कोई दिखाई पड़ता है तो वो आकाश आनंद है। और आज आकाश आनंद बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहे थे, खास करके दलित नौजवानों में, दलित और मुस्लिम नौजवानों में, क्योंकि आकाश आनंद ने सिर्फ भाषण नहीं दिया। आकाश आनंद अंबेडकर यूनिवर्सिटी भी पहुंचे थे, लखनऊ की, जहां पर 14 अप्रैल को बाबा साहब अंबेडकर की जयंती नहीं मनाने दी गई, जुलूस नहीं निकालने दिया गया, और जब उन बच्चों ने विरोध किया तो उनके ऊपर एफआईआर कर दी गई, उन्हें पीटा गया। इस आंदोलन को आकाश आनंद ने सुर्खियों में लेकर के आए, ट्वीट किया, एक बड़ा मुद्दा बना, और फिर आकाश आनंद खुद अंबेडकर हॉस्टल पहुंचते हैं। इसी के ठीक एक दिन के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तमाम छात्र नेता आकाश आनंद से मिलने के लिए पहुंचे, मुस्लिम समाज के, और चर्चा हर जगह होने लगी थी। कोई ऐसा मीडिया नहीं था जिसने आकाश आनंद से बात ना की हो। यह जरूर था कि कई बार वो तथ्यात्मक रूप से थोड़ा सा कमजोर पड़ते हुए दिख रहे थे, अभी उनका अनुभव उतना नहीं है, बहुत सारी जानकारियां उनको नहीं है, लेकिन जो एग्रेशन, जिस एग्रेशन की जरूरत आज दलित समाज को है, मुस्लिम समाज को है, वो एग्रेशन, वो लड़ने का मादा दिखाई पड़ रहा था, वो संघर्ष करने का मादा दिखाई पड़ रहा था। और इसीलिए दिल्ली के तमाम पत्रकारों ने मुझसे बात की, वो पूछ रहे थे कि आकाश आनंद में इस तरह का परिवर्तन कैसे देख रहे हैं, इसके मायने क्या है। और बहुत सारे दिल्ली के पत्रकार ये महसूस कर रहे थे कि क्या आकाश आनंद चंद्रशेखर आजाद को रिप्लेस कर देंगे। चंद्रशेखर आजाद में जो एग्रेशन है, उसी वजह से आज नौजवानों की एक पूरी पीढ़ी उनके साथ जुड़ गई है। तो क्या आकाश आनंद चंद्रशेखर आजाद के साथ जो नौजवानों की टोली है उसको अपने साथ खींचने में कामयाब होंगे। सीतापुर में तो उन्होंने जिस तरह से जिस भाषा का इस्तेमाल किया, वो भाषा भले ही अपमानजनक हो, आप ये कह सकते हैं कि उस भाषा की वजह से उनके ऊपर एफआईआर हुई, उस तरह की भाषा नहीं बोली जानी चाहिए, लेकिन जब परिस्थितियां ऐसी हों, क्या जो बोला आकाश आनंद ने, आप उसकी आलोचना कर सकते हैं और सीख दिए जा सकती है आकाश आनंद को। लेकिन जब व्यक्ति के भीतर गुस्सा होता है, वो व्यक्ति जब ये देखता है कि बाबा साहब अंबेडकर की जयंती नहीं मनाने दी जाती है और नौजवान छात्रों पर लाठियां बरसाई जाती हैं, उनको पीटा जाता है, वो व्यक्ति जब ये महसूस करता होगा कि यहां पर राशन की लाइन में लगा करके लोगों का अपमान किया जा रहा है, उनका स्वाभिमान छीना जा रहा है, या बुलडोजर के जरिए लोगों के घर बुलडोज किए जा रहे हैं, तोड़ दिए जा रहे हैं, लोगों को खामोश कर दिया जा रहा है, नौजवानों के साथ मजाक हो रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, और जो पर्चे आ रहे हैं वो लीक हो जा रहे हैं। तो अगर उसका गुस्सा है, अगर वो ये कहता है कि ये पेपर लीक की जा रही है और ये बुलडोजर न्याय नहीं, ये सरकार जो है वो आतंकवादी सरकार है, तो आप इन शब्दों की आलोचना तो कर सकते हैं, या कानूनी रूप से आप इसे अनुचित कह सकते हैं, लेकिन उस गुस्से को नहीं कह सकते। सुप्रीम कोर्ट हो, संविधान हो या कानून हो, वो ये देखता है कि उस व्यक्ति का उद्देश्य क्या है, क्या ये कहने के पीछे कोई दंगा भड़काना चाहता है क्या, या ये केवल गुस्सा है। हमेशा कानून इस पर बात करता है, हमेशा जज ये देखता है कि उस व्यक्ति के इस वक्तव्य के पीछे का इरादा क्या है, या अचानक गुस्से में बोला गया ये वक्तव्य है,
और मुझे लगता है कि आकाश आनंद ने जो भी बोला वो दरअसल उस गुस्से की वजह से, वो जो स्वाभाविक ज्वार था, जो लोगों के साथ जो हो रहा था, जिस पर मायावती भी खामोश थी। मायावती या तो केवल ट्वीट करती थी, लेकिन आकाश आनंद एक नई पीढ़ी के नौजवान जिनके भीतर वो गुस्सा आना स्वाभाविक है, और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आकाश आनंद को देखा जाने लगा था जो बीएसपी की राजनीति को आगे ले जा सकता था। नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था मायावती ने, अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन मैं समझता हूं आकाश आनंद इधर अपने को खुद ही बना रहे थे। आकाश आनंद भले ही उस परिवार में पैदा हुए हों, परवरिश हुई हो, बाहर से इंग्लैंड से पढ़े हुए हों, लेकिन अपनी राजनीति का रास्ता वो खुद निकाल रहे थे। और जो एग्रेशन आ रहा था, इस एग्रेशन को इस देश का दलित, इस देश का पिछड़ा, जिसके साथ भी अपमान हो रहा है, चाहे वो किसान हो या वो महिलाएं हो जिनके साथ अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, क्या वो इस एग्रेशन को नहीं पसंद करेंगे? और यही वजह है कि आकाश आनंद अचानक सुर्खियों में आ गए थे। आकाश आनंद की छवि बहुत तेजी से उभर रही थी। लोगों ने कई बार पूछा कि आकाश आनंद की इधर की रैलियां क्यों रद्द हुई। हालांकि बीएसपी की तरफ से यह खबर चलाई जा रही थी, जो भी मेरे सूत्र थे, कि उनकी माताजी की तबीयत खराब है इस वजह से। हालांकि मैं इस बात को समझ रहा था, और मैंने पिछले अपने वीडियो में कहा भी था कि दरअसल आकाश आनंद को बाकायदा वहां से हटाया गया है। सीतापुर में उनके ऊपर एफआईआर हुई। एफआईआर तो होती रहती है, राजनीति में ये सब चलता ही है। बिना एफआईआर के राजनीति नहीं होती है, समाज के लिए काम नहीं होता है। नेहरू 9 साल जेल में रहे, भगत सिंह ने अपनी शहादत देती, हंसते हंसते फांसी के पंधे पर चढ़ गए। वो आजादी के लिए आंदोलन था, लेकिन ये सामाजिक आजादी के लिए जो आंदोलन है, जो राजनीति है, उसमें जेल का डर अगर रहेगा तो फिर राजनीति नहीं हो सकती। फिर तो वो मिडिल क्लास जिस तरह से जीता है, विलासितापूर्ण जीवन जीता है, घर में एक एसी लगा लेता है, जो भी मिलता है खा लेता है, थोड़ा मॉल घूम लेता है, एंजॉय कर लेता है, टेलीविजन देख लेता है, फिल्म देख लेता है, और भूल जाता है कि दुनिया में हो क्या रहा है। उसे चिंता नहीं होती है कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या। उसको लगता है कि नहीं, ऐसे ही जिंदगी चलनी है, हर समय उसको कंप्रोमाइज करना है। लेकिन जो दलितों का जीवन है, जो बहुजनों का जो भविष्य है, वो इस पे नहीं चल सकता। बाबा साहब अंबेडकर ने जिस तरह का संघर्ष किया, वो भी बैरिस्टर होकर के एंजॉय कर सकते थे, वो भी विदेश में जाकर के कोई बड़ी नौकरी ज्वाइन कर सकते थे। लेकिन उन्होंने जो स्वीकार किया, उन्होंने संघर्ष करना स्वीकार किया, दलितों के बीच में काम करना स्वीकार किया, संविधान सभा में जाना स्वीकार किया। कोई उनका स्वार्थ नहीं था। हालांकि इस समय तो यह है कि जो भी संघर्ष करेगा वो सत्ता तक पहुंचेगा। आकाश आनंद को एक ऐसे नेता के रूप में देखा जाने लगा था कि आकाश आनंद भविष्य के नेता हो सकते हैं, मायावती की जगह ले सकते हैं। लेकिन एक बड़ा झटका लगा इस समय उन दलितों को, उन बहुजनों को, उन अल्पसंख्यकों को, कि एक उभरते हुए स्टार को, मैं तो स्टार ही कहूंगा आकाश आनंद को। आकाश आनंद को जितना मैंने सुना, फिलहाल के लिए मैं केवल उनके भाषणों के आधार पर मूल्यांकन कर रहा हूं, मैं कोई तरफदारी उस तरह से नहीं कर रहा हूं। एक ऐसे नौजवान के रूप में देख रहा हूं कि जो राजनीति में आया और जिसने केवल 2 महीने के भीतर अपनी एक ऐसी छवि बनाई जिसकी चर्चा पूरे देश में होने लगी, और उसे मायावती ने आज दोनों ही पदों से मुक्त कर दिया। क्या वजह है? क्या हाँ, हो सकता है कि भाषा थोड़ी सी कर्कश हो रही हो, शायद इसका भान आकाश आनंद को था, इसलिए उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जो समझना है वो समझ ले, भारतीय जनता पार्टी को जो समझना है वो समझ ले। अगर ये नहीं होगा, अगर ये डर रहेगा, एफआईआर का डर रहेगा जेल जाने का, तो फिर इस दौर में राजनीति नहीं हो सकती। आकाश आनंद शायद वो मादा दिखा रहे थे, लेकिन उसके बाद उनको दिल्ली भेज दिया गया। ऐसा लग रहा था कि आकाश आनंद शायद अब चुनाव में नहीं आएंगे। मैं तो इंतजार कर रहा था कि हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद वो आ जाएं, लेकिन ये एक तरह से झटका है कि अचानक मायावती वही अपना फैसला लेती हैं कि दोनों ही पदों से मुक्त करती हैं। यह किया जा सकता था कि उनकी भाषा को सुधारने के लिए, उनको थोड़ा सा संतुलित बनाने के लिए कोई पुराने 2 लीडर लगा दिए जाते उनके साथ, उनको सिखाने के लिए 1-2 बुद्धिजीवियों को लगा दिया जाता कि भाई चलिए ठीक है, कुछ आप भाषण लिखेंगे, उनका देखेंगे कि कहीं कोई शब्द गड़बड़ ना हो। लेकिन आकाश आनंद जिस तरह की अपनी छवि बना रहे थे,
उस छवि को इस तरह से अचानक ध्वस्त कर देना, आकाश आनंद को फील्ड से बाहर कर देना, मुझे लगता है कि ये बीएसपी के लिए बड़ा सेटबैक साबित होगा। मायावती तो वैसे ही बहुत कम निकलती हैं। आकाश आनंद ने एक उम्मीद पैदा की थी। वो उम्मीद इस चुनाव में कितना भी कमजोर होती, लेकिन आने वाले भविष्य में आकाश आनंद एक बड़े स्टार के रूप में सामने आ रहे थे। और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आकाश आनंद के दोनों पदों से मुक्ति को लेकर के मेरे पास कम से कम 4 फोन अभी मैं देख रहा हूं मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि अचानक मायावती ने आकाश आनंद को बेदखल कर दिया, उनको सभी पदों से मुक्त कर दिया। मैं मानता हूं कि आकाश आनंद की वो शब्द थोड़े से गड़बड़ हो सकते हैं और उन शब्दों को सुधारने के लिए उनके साथ किसी एक्सपीरियंस होल्डर को, किसी 1-2 बुद्धिजीवियों को लगाया जा सकता था, या सबसे बड़ी गुरु तो उनके घर में, जिन्होंने बहुजन राजनीति को यहां पहुंचाया, जो उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री रही, वो आकाश को थोड़ा टिप्स दे सकती थी, उनको बता सकती थी कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। लेकिन एग्रेशन वो जरूरी था। बिना एग्रेशन के राजनीति नहीं हो सकती है। मैं ये जरूर कहता हूं कि हां, शब्द संतुलित होने चाहिए। शब्दों में यह ना हो कि संविधान की मर्यादा कहीं कमजोर पड़ रही हो, क्योंकि हमें जितनी चिंता संविधान की है, हम अगर लोकतंत्र की बात करते हैं तो पहले हमें डेमोक्रेटिक होना होगा, पहले हमें संविधान के मूल्यों की रक्षा करनी होगी, उसकी मर्यादा का पालन करना होगा। यह बिल्कुल सही बात है। लेकिन अपने दुख दर्द, अपनी उस पीड़ा को व्यक्त करना, यह कहीं से भी नाजायज नहीं है। और आकाश आनंद वही काम कर रहे थे। वो नौजवानों के दर्द को महसूस कर रहे थे, उसको व्यक्त कर रहे थे। दलितों और आदिवासियों पर होने वाले जो अपमान है, पिछले 10 साल को आप उठा करके देख लीजिए कि किस तरह से वो अपमान हो रहे थे। आकाश आनंद उस पर चोट कर रहे थे। और ये कहने की हिम्मत मुझे लगता है कि अकेले आकाश आनंद में थी, जिन्होंने कहा कि यह सरकार आतंकवादी सरकार है। एफआईआर हुई, लेकिन अगर इस तरह से आकाश आनंद को रोका जाएगा तो ये उभरता हुआ नौजवान, मुझे लगता है, आगे क्या राजनीति करेगा, क्या फैसला करेगा। मायावती को अब इस तरह का फैसला नहीं लेना चाहिए। समाज उनकी तरफ देख रहा है। उनके उस फैसले को भी स्वीकार कर लिया था कि आपने आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बना दिया। थोड़ा बहुत लोगों ने आलोचना की, लेकिन फिर भी स्वीकार कर लिया, नहीं ठीक है। और आकाश आनंद ने परफॉर्म किया। मैं वही कह रहा हूं कि आकाश आनंद ने अपने आप को साबित किया कि वो उस लेगेसी को आगे बढ़ा सकते हैं। बावजूद इसके, अगर उनके इन पदों से उनको मुक्त किया जा रहा है तो ये दलित राजनीति के लिए, बहुजन राजनीति के लिए एक बड़ा धक्का है। हो सकता है कि मायावती कुछ और सोच रही हो सकता है कि वो थोड़ा सा समय दे करके आकाश आनंद को परिपक्व बना करके आगे ला रही हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये जो फैसला है वो आज के लिए उन दलितों और बहुजनों के लिए थोड़ा पीड़ादायक है, थोड़ा कष्ट पहुंचाने वाला है कि अचानक ही आपने क्या फैसला लिया। देखना है कि कल क्या होता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जो भी खबर मिलेगी आपको सूचना देता रहूंगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।